डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माई हिस्ट्री पॉइंट 26 में स्वागत है। तो साथियों, टीजीटी का जो एग्ज़ाम है एक्सपेंडेड होने ही वाला है, लगभग कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जो कैंडिडेट हमारे लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं सफलता उन्हीं को मिलने वाली है। ये कोई खिचड़ी नहीं है बस डाली उबाली और खा लिया और काम चल गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है, बल्कि इसमें हमें टाइम लगने वाला है। और अभी तक नहीं अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल तैयारियां शुरू कर दें। टीजीटी का एग्ज़ाम के बारे में अगर बात करें तो हो सकता है कि ये जल्द से जल्द हो जाए, हो सकता है कि अगस्त से सितंबर के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए। इसीलिए मुझे बिल्कुल तैयारी करके चलनी है, तैयार होके रहना है, आज से ही मुझे बिल्कुल डटना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहिए, जितना आप पढ़ना है, जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। बाकी हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा, हम जो हमारी क्लासेस होती हैं टीचमेंट पे, उस पर हमने बहुत कुछ पढ़ा रखा है, तो आज भी चल रही है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हम प्रैक्टिस के सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको प्रैक्टिस कराते रहते हैं। विद डिटेल्ड क्वेश्चन के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट्स है वो ना रहे, सारे के डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए, और आज के जो हम क्वेश्चन देखेंगे और फुल्ली उसको डिटेल्ड करेंगे, हर एक क्वेश्चन के बारे में, हर एक ऑप्शन के बारे में हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर हो, कोई भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाए, या नहीं भी अगर है तो ऑप्शन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे नहीं है तो रिवीजन में आ जाते हैं, कहीं न कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो उनको रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, देखते हैं ऑल क्वेश्चंस जो हैं एक्सप्लेन करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म, ऐसा कौन सा टर्म है अप्लाइड द करेक्टर टाइप ऑफ प्लॉट पैटर्न और डिस्क्रिप्शन, जो प्लॉट पैटर्न और डिस्क्रिप्शन विच रिकॉल्स द फ्रिक्वेंटली इन लिटरेचर एंड इज थॉट टू इवोक profound emotional response in the reader, why evoke an image already exists in his unconscious mind। अब आपको यहाँ पर बताना है ऐसा कौन सा टर्म अप्लाई किया जाता है करेक्टर में, करेक्टर टाइप ऑफ प्लॉट पैटर्न में या उसको डिस्क्रिप्शन में, जो फ्रिक्वेंटली हो यानी बिल्कुल आज़ाद हो, कैसे लिटरेचर इन थॉट्स इवोक प्रोवोक्स इमोशंस और रेस्पॉन्स रीडर टू एग्जिट इन ऑलरेडी अनकॉन्शियस माइंड। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शंस है वो हमारा कौन सा सही हो रहा है। अगर आपने आंसर को टिक कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही कर रहे हैं, तो वो आपको हमें बताना है। हाँ, तो इसमें देखिए, जो सब कुछ हर जगह से फ्री हो ऐसा जो है वो आर्केटाइप है। आर्केटाइप ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो इसको हमारा डिस्क्राइब करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वोरक्यू मीन। वोरक्यू मीन इसका मतलब क्या है वो आपको बताना है। वोरक्यू मीन हरक्यूलिस एंड सरकास्टिक लिटरेचर होता है, नहीं। लग्जरी एंड एक्सट्रावेगेंट लिटरेचर होता है, नहीं। डल एंड अनथॉटिस्टिक लिटरेचर होता है, या सीरियस एंड डिपेंडिक लिटरेचर होता है। थोड़ा फास्ट कहने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने आंसर आप चूज कर रहे हैं कौन सा, वोरक्यू, इसका मतलब होता है, अगर आपने आंसर नंबर बी चुना है, लग्जीरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर, लग्जीरियस हो, बहुत सुपर हो, कहने का मतलब लग्जीरियस अच्छा हो, एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर हो, तो उसको हम वोरक्यू कहा जाता है। अब यहाँ पे बताना है हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है। राहुल से दैट अजहर लव्स क्रिकेट।
राहुल से दैट। अब आपको सोचना है, देखिए सबसे पहले देखना है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरी प्रेजेंट होती है तो पास तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। अब उसको हम चेंज नहीं करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग हमारी मान लीजिए प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, से को हमेशा सेड में नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए राहुल सेड कर दिया गया, इसका मतलब है कि ये हमारा गलत हो गया, ठीक। पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा, राहुल सेड क्रिकेट, ये भी सेड हो गया, गलत है। थर्ड ऑप्शन देखिए राहुल सेज लिखा है, लव्स होना चाहिए, क्योंकि लव्ड कर देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, सेकेंड फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तो मेरे पास ऑप्शन बचा है डी, राहुल से अजहर लव्स क्रिकेट। अब आपको समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से केवल क्लू पकड़ना है कि क्या हो सकता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन को जो है कम मिस्टेक होगी और आप अच्छे से उसको मॉडिफाई यानी पकड़ लेंगे क्वेश्चन में कहाँ पर गलती है या कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई केम होम लास्ट नाइट सेड ही। आई केम होम एट लास्ट नाइट सेड ही। अब आपको सेंटेंस देखना है, एक बार सेंटेंस को चेक करिए कि सेंटेंस किस में दिया हुआ है। तो ये आपने केम लिखा हुआ है, COME होता तो प्रेजेंट का हो जाता, लेकिन यहाँ पे केम है, इसका मतलब है कि सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। सेकेंड फॉर्म लगती है मैं केवल पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसों में, इसका मतलब है कि दोनों सेंटेंस है वो पास्ट के दिए हैं, बिल्कुल चेंजिंग होगी। अब यहाँ पे देखिए सेड, अब ही सेड ही, इसको हम बदलेंगे ही टोल्ड में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा इन्फिनेटिव नहीं, इन्फिनेटिव अगर दिया होता तो कंपलसरी है, वरना हम कोई ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पर टोल्ड है, छोड़ दो, ठीक। अब हैड कम हो गया, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। ही सेड दैट ही कम होम एट लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट को काहे में बदलते हैं, द प्रीवियस नाइट, ये भी हमारा गलत हो गया। दूसरा जे केम लग गया है, कम लग गया है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। केम लग गया है तो गलत हो गया, दो गलतियां हैं इसमें। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, ही सेड दैट ही हैड, बिल्कुल सही है। ही सेड दैट ही हैड कम, ठीक है, होम द प्रीवियस नाइट। अब प्रीवियस नाइट यहाँ पे द लास्ट नाइट को तो यहाँ पे चेंज कर लिया, द प्रीवियस नाइट हो गया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, प्रीवियस लेक्चर को आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको देख सकते हैं, उसमें सारे के सारे रूल्स हमने जो है एक्सप्लेन किए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो उनको आप देख लीजिए। उसके बाद ही से अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पास्ट के हैं, अब पास्ट के हैं तो से जाएगा नहीं। ऑल राइट, पूरा क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब कर दिया, आप खुद ही समझ सकते हैं कहाँ पर गलत हो गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वेयर फ्रॉम वर्ड्स वर्थ बिलोंग क्वाइट इन दिस लाइन। जो हमारे कोटेशंस है तो कहाँ से, किस में विलियम वर्ड्सवर्थ के किस वर्क से ली गई हैं। ऑन नो नाइटिंगेल डिड इवन कैंट, यहाँ पर कोई भी नाइटिंगल्स नहीं है। मोर वेलकम नोट्स टू वरीज बैंड, तो ये जो लाइन है वो किस वर्क से हैं। सोलिटरी रेपर की हैं, और टू आ नाइटिंगेल की हैं, टू द कुकूज की हैं, या टू आ स्कॉयलर की हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि ये किसमें की हैं लाइंस, वो आपको बतानी है। तो ये जो लाइन है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो लाइन है किसकी है, सोलिटरी रेपर की है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे।
सोलेटरी रेपर की है ये लाइन्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आंसर ही हमें चेक करना है। तो सोलेटरी रेपर की है, सोलेटरी रेपर एक रेपर ये एक टाइप की है। किस टाइप की है? तो टाइप की बात करें तो ये हमारी लिरिक पोएम है। कैसी है? लिरिक, RYCIC, लिरिक पोएम है। ये हमारी लिरिक पोएम है और ये रोमांटिक पोएट के द्वारा एनी विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की बात करें तो WW कहने का मतलब है कि वर्ड्सवर्थ, ठीक है। अब वर्ड्सवर्थ जो है एक रोमांटिक पोएट हुए हैं। द पोएट वाज इंस्पायर्ड बाई हिज सिस्टर डोरोथी। जो पोएम लिखी जाती है जो अपनी सिस्टर है डोरोथी, इनकी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर है डोरोथी, जो उससे एक्सपायर होते हैं और ये लिख देते हैं, पोएम को लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं? स्कॉटलैंड में। ये प्लेस भी हमें ध्यान में रखना है, कहाँ लिखते हैं? स्कॉटलैंड में, SCOT, ठीक है, स्कॉटलैंड में, ठीक है। ये लिखते हैं स्कॉटलैंड में, ओके, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये इसके और कब लिखी जाती है अब आपको बताना है कि डेट कब है इसकी, कब लिखी जाती है। तो 1803 में लिखी जाती है। अगर हम सोलेटरी रेपर की बात करें तो सोलेटरी रेपर किस टाइप का है? तो ये बैलेड है। क्या है? बल्लड है। क्या है भाई? बैलेड है, ठीक है, बैलेड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बैलेड कैसा है? लिरिकल बैलेड है। बैलेड भी अगर इस टाइप में पूछ दे, एक से पूछे तो 50 क्वेश्चन बनाइएगा। कैसा है? बैलेड है। बैलेड कैसा है? लिरिकल बैलेड है, ठीक है, लिरिकल बैलेड है। या एक टाइप की पोएम की बात करें तो पोएम कैसे? लिरिक है। ओड टू द नाइटिंगल की बात कर लें। ओड टू अ नाइटिंगल है, टू द नहीं है, ध्यान रखिए। ओड टू अ नाइटिंगल्स की पोएम, ये पोएम लिखी गई है जॉन कीट के द्वारा। ये पोएम जो है हमारी किसके द्वारा? जॉन कीट। इसके जो राइटर हैं वो हमारे पोएट हैं। कहने का मतलब है कि वो जो है जॉन कीट साहब की है। और जो जॉन कीट की जो पोएम लिखी गई अंडर द पाल्म, एक जो ट्री है उसमें एक बेर, पाल्म मीन्स बेर होता है, PLUM, क्या होता है? PLUM, पाल्म। तो पाल्म एक पेड़ है, ट्रीज है, उसमें जो है नेस्ट, जो नाइटिंगल है उसने उसमें घर बनाया हुआ है। उससे इंस्पायर होकर उन्होंने एक पोएम को लिख डाला, जो कि इनके गार्डन के पास में एक, जहाँ पर ये रहते थे वहीं पर एक बेर के वृक्ष में एक उसने नेस्ट बनाया था। तो जो कीट साहब उसको बताते हैं कि जो कीट के हाउस के पास था, तो वहाँ से उन्होंने उसको देखा और वहीं पर उसको आइडिया आ गया कि हमें इस पे पोएम लिख लेनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू ब्राउन, इनके एक फ्रेंड थे ब्राउन ने इनको सजेस्ट किया था। नाइटिंगल हैड द बुल्ट एंड द नेस्ट नियर द हाउस, उसमें नेस्ट बनाया था उसने नियर हाउस, जहाँ पर वे रहते थे। उस हाउस का नाम था शॉर्ट विद द किड्स इन स्प्रिंग। और ये किस समय लिखा गया था, किस डेट की अगर बात करें, डेट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं अगर बताएंगे तो कोई बात नहीं। 1819 में इससे इंस्पायर होकर इन्होंने उस बर्ड के सॉन्ग से इंस्पायर होकर जॉन कीट ने ये अपनी पोएम कंप्लीट की थी। इसके बाद आती है द कुक्कू की बात कर ले तो द कुक्कू की जो पोएम है हाँ, और ये जो ओड टू अ नाइटिंगल एक प्रकार का ओड है।
और ये इसको पब्लिश किया था, पब्लिश जब हुआ था 1819 में, ये आता एनल्स ऑफ फाइन आर्ट। एनल्स ऑफ फाइन आर्ट इनका एक पोएटिक कलेक्शन था, उसमें जॉन कीट ने इस पोएम को पब्लिश कराया था, जो कि एक पर्सनल पोएम है। कैसी है? पर्सनल पोएम है। चलिए इसके बारे में पूरा हमने डिटेल समझ लिया कि जो एक पर्सनल पोएम थी इसके बारे में। टू द स्काईलार्क की बात कर ले, थोड़ी सी बात कर लेते हैं टू द स्काईलार्क के बारे में। जब सबको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसको भी हम कर ही लेते हैं। टू द स्काईलार्क की बात करें, सॉन्ग लाइक ऑफ 5 लाइन्स, इसमें जो क्या है सॉन्ग लाइक, इसमें टोटल जो लाइन्स हैं वो 5 लाइन स्टेंजा है, यानी 5 लाइन्स स्टेंजा है। ठीक, 5 लाइन स्टेंजा है। और 5 लाइन स्टेंजा कितने स्टेंजे हैं ये भी हमें ध्यान में रखना। तो इसमें जो है हमारे कितने हैं 21 स्टेंजा, 21 स्टेंजा हैं टोटल। जो 21 स्टेंजा, और रैम स्कीम की बात करें, किसकी? हम रैम स्कीम की बात करें टू अ स्काईलार्क की, तो ए बी बी, ठीक, बी बी डबल है, ए बी ठीक। तो ये हमारा रैमिंग पैटर्न है इसका, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद देख लेते हैं द फर्स्ट वर्जन ऑफ पोएम रिसोल्यूशन इन इंडिपेंडेंस वॉज रिटन इन अंडर द टाइटल। जो उनकी फर्स्ट वर्जन पोएम थी रिसोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज रिटन इन अंडर टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल क्या था? इसका था लीच गैदर। अब लीच गैदर पोएम है, उसमें इन्होंने अपना टाइटल्स दिया था जो पहली ठीक है। माइकल भी इनकी एक बहुत सुंदर पोएम है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है रही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ गॉल्सवर्दी जैसलिन? जैसलिन किस टाइप का है? तो ये हमें बताना है। जैसलिन ये किस टाइप की पोएम है? तो ये एक टाइप का नॉवेल है, यानी नॉवेल है, ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में 13 कह रहा है, व्हाई वाज मिल्टन्स कार्ड लेडी इन द कॉलेज? लेडी इन द कॉलेज क्यों इनको कहा जाता है? जॉन मिल्टन साहब को लेडी इन द कॉलेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो लेडी इन द कॉलेज इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके घुंघराले बाल थे, लंबे लंबे हेयर थे, ओवल फेस था। फेस कैसा था? ओवल था, गोरा, हैंडसम थे, लंबे लंबे बाल लगते थे, तो इनको एक लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। लेडी ऑफ क्राइस्ट भी या लेडी इन अ कॉलेज भी कहा जाता था। कहाँ जो पढ़ते थे, जो क्रिस्ट कॉलेज में 1629 में जो इनकी पोएम आई है, तो ये जो है उसी से कोरिलेट करती थी। तो इन्हें क्यों कहा जाता है? ही डिपेंसेस एंड स्वीटनेस, हिज थॉट्स नेचर। हिज थॉट नेचर ऐसा नहीं था, हिज लिटरेरी अचीवमेंट ऐसा भी नहीं था कि स्टार्टिंग में ही इनको ये जो है पदवी मिल गई थी। तो वहाँ पर होगा स्वीटनेस। देखने में जो बिल्कुल कैसे थे? मासूम लग रहे थे, देखने में बिल्कुल मासूम लग रहे थे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच ईयर्स डिड मिल्टन्स डाई? मिल्टन्स किस ईयर में मिले, कब उनका एक्सपायर हो गए थे? तो ये तो सबको पता है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है 1674 में जो है मिल्टन साहब की मृत्यु हो जाती है। ट्रिपल गेट में इनको दफना दिया जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है बस। इनका बर्थ प्लेस और डेथ प्लेस, दोनों प्लेस हमें ध्यान में रखनी है बस। बैलेस लेटर मीन, अब इसमें हमें इसका बैलेस लेटर मीन हमें बताना है कि क्या होता है। तो ब्यूटीफुल लेटर राइटिंग या ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग
या लाइट राइटिंग इन प्रोज या चीफ वर्क इन मास्टरपीस। तो यहाँ पर देखिए बैलेट लेटर्स मीन होता है ब्यूटीफुल लेटर राइटिंग या हैंड राइटिंग, दो में से एक हो सकता है देखिए, तो या फिर तीसरा भी हो सकता है राइटर्स राइट इन द प्रोज। तो क्या ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन मेरा सही हो रहा है, राइटर्स राइटिंग्स इन प्रोज। क्या है? राइटर राइटिंग द प्रोज। वैसे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग भी होता है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग भी होता है शायद, तो ये थोड़ा कंफ्यूज है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको कंफर्म कर लूँगा। वैसे मेरे हिसाब से होना चाहिए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होता है। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग है, वो हम चलेंगे, कोई बात नहीं। अगर जो डाउट हो क्लियर तो उसको आप कर दीजिएगा। द बैगर सेड प्रॉपर्टी इज द ग्रेट कर्स। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी इज द ग्रेट कर्स जो है एक स्टेटमेंट है। अब आपको डियर स्टूडेंट्स या डियर लर्नर, आपको जिस चीज़ पता है कि जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो नेवर चेंज होता है, चाहे स्टेटमेंट हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, या फिर फ्यूचर की कोई ऐसी बात हो, या किसी का स्टेटमेंट हो, या नेचुरल पॉज हो, तो वहाँ पर इसको हम स्टेटमेंट को चेंज नहीं करेंगे। द बैगर सेड, बैगर ने कहा कि प्रॉपर्टी इज द ग्रेट कर्स, तो इसको तो हम चेंज ही नहीं करेंगे, सेम टू सेम रखेंगे। द बैगर सेड दैट, सीधे सीधे इसमें लगा देंगे द बैगर सेड, प्रॉपर्टी नहीं होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन की हमें ज़रूरत है। द बैगर सेड दैट प्रॉपर्टी इज अ ग्रेट कर्स, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो सही हो रहा है। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। द बैगर सेड दैट प्रॉपर्टी बाज कर दिया गया, ये नहीं होगा। शेड प्रॉपर्टी हैज़ बीन कर दिया गया, तो ये भी गलत है। ठीक है, चलिए चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस इन द ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें करेक्ट करना है किसको? पैसिव वॉइस को। द मैसन इज बिल्डिंग अ वेल, द मैसन इज बिल्डिंग अ वेल। इसको हमें पैसिव बनाना है, तो आपको पैसिव बनाना है तो कहीं कहाँ से बनाएंगे? सबसे पहले इसमें देखेंगे द मैसन इज वेल। अब इज लगा है, इज बीन होगा क्या? इज बीन हो सकता है? नहीं होगा। इज बीइंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। द वेल इज बीइंग, ठीक। बुल्ड भाई, बुल्ड नहीं, अब यहाँ पे बुल्ड नहीं होगा भाई, बुल्ट होता है, बुल्ड नहीं होगा, तो ये हमारी गलती हो गई। बीन तो होगा लेकिन बुल्ड नहीं होगा। यहाँ पे बीन नहीं होगा तो बुल्ट लगा है, तो बुल्ट यहाँ पे सही है लेकिन बीन यहाँ पे गलत है, समझ रहे हैं। तीसरे में देखिए द वाज नहीं है, यहाँ पर वाज नहीं होगा भाई, हम एक्टिव से पैसिव बदल रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाज नहीं आएगा, गलत हो गया। चौथा देख लेते हैं, द वेल इज़ बीइंग बुल्ट, यहाँ पे बिल्कुल सही है, बीइंग के अकॉर्डिंग बुल्ट लगाए क्योंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होना है। द मैसन बिल्कुल सही, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एज द वेदर वॉज बैड वी स्टे इंडोर, सिंपल सेंटेंस। अब इसको हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। एज द वेदर वाज बैड, एज द वेदर वाज बैड वी स्टे इंडोर्स, ठीक है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? द वेदर्स वाज बैड एंड वी स्टेड इंडोर, ये हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे समझ लीजिए, अब उसमें सिंपल सेंटेंस की बात की गई है कि सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है। अब डियर लर्नर या डियर स्टूडेंट, आप कुछ भी कह लो, डियर फ्रेंड्स मान लीजिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि द वेदर वॉज बैड, वेदर कैसा है? बैड है। अब यहाँ पे हमें सिंपल बनाना है। सिंपल का मान आपको पता है कि सिंपल में एक ही वर्ब होगी, जो हमारी वर्ब होगी वो एक ही होगी। अगर एक से ज़्यादा दो वर्ब का यूज़ किया गया, इसका मतलब वो सिंपल नहीं रहा है। द वेदर वॉज, एक तो बैड हो गया, एंड स्टेड यहाँ पर दो वर्ब का यूज कर लिया गया, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। हाँ
उसके बाद देख लेते हैं सिंस द वेदर वॉज बैड और वी स्टेड, यानी डबल वर्ब का यूज़ कर लिया गया। इट इज़ बीइंग और डी है नॉट। सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, इट इज़ बीइंग अ बैड वेदर। इट इज़ बीइंग अ बैड वेदर, पूरा सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक उसको बना दिया गया। वी स्टे यानी एक वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को दिया गया, तो यही हमारा सेंटेंस सही है, बाकी सब गलत है। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़। ही इज़ बिलीव्ड टू हैव डाई ऑफ मलेरिया। अब इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, अब इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब आपको समझना है कि ही इज़ बिलीव्ड टू हैव डाई ऑफ मलेरिया, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ही इज़ बिलीव्ड दैट ही वुड हैव, देखिए वुड हैव डाई ऑफ मलेरिया गलत हो गया। ही इज़ बिलीव्ड दैट ही डाई ऑफ मलेरिया, ये भी हमारा क्या है, इट इज़ बिलीव्ड दैट, हाँ बिल्कुल सही है, ही डाई ऑफ मलेरिया, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इट इज़ बिलीव्ड दैट मलेरिया इज़, तो ये भी हमारा गलत हो गया, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इफ़ यू वांट टू स्मोक यू शैल हैव टू गो आउट सेट द कंडक्टर। अब कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू स्मोक, या तुम स्मोकिंग करना चाहते हो, यू विल हैव टू गो आउट, आपको बाहर चला जाना चाहिए। अब इसको हमें क्या करना है, सेट द कंडक्टर। अब यहाँ पे कंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या करेगा आपके लिए, पहली बात तो ये हमें समझना है, यहाँ से आप समझ लीजिए। देखिए हाँ, अब कंडक्टर है, आपको ऑर्डर तो देगा नहीं भाई, आपको सजेस्ट कर सकता है, या ऑर्डर भी मान लीजिए वो दे सकता है। तो क्या होगा, द कंडक्टर ऑर्डर्ड मी टू गो आउट एंड स्मोक, आप बाहर जाओ, एंड तो ऑर्डर करेगा यहाँ पे, नहीं करेगा। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा दैट if he wanted to smoke he would have to out, ठीक है। ये तुम स्मोक करना चाहते, ही वुड हैव टू आउट, तो आपको अब बाहर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है हमारा सही है। 20 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन देख लेते हैं कि ही सेड आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू सबमिट दोज अपेयर। तो इसको हमें क्या करना है, बनाना है। आप बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है, वो आपको आंसर्स बताना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कह रहा है कि ही सेड आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू सबमिट दोज अपेयर। इसको हमें बताना है, तो इसमें कौन सा सही है। देखिए ही सेड आई एम सॉरी, तो इसका ऑप्शन हमें चूज करना है कौन सा सही है। देखिए सी सेड सी वाज सॉरी, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। सी का मतलब ही नहीं बनता है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। चलिए सी सेड दैट सी वाज सॉरी एंड सी विल नॉट, कोई लॉजिक नहीं बन रहा भाई, कोई लॉजिक्स नहीं हो रहा, तो गलत है, सेंटेंस ही गलत है। देखिए सी सेड एंड सी वाज सॉरी एंड सी विल नॉट एबल, क्या है, कुछ नहीं है। सी अपोलोगाइज, उसने जब कोई चीज़ हमें गलती महसूस करते हैं या जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो अपोलोगाइज करते हैं। सी अपोलोगाइज फॉर नॉट बीइंग एबल टू सबमिट दोज पेपर्स, तो ये ऑप्शन हमारा
सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। उसके बाद सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो गया कि सी अपोलोगाइज फॉर नॉट बीइंग एबल टू सबमिट, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। बाथोस मीन, बाथोस का मीनिंग क्या होता है वो आपको बताना है। बाथोस का मीनिंग बताना है इंटरनल इंडिक्रस या डिसेंट फ्रॉम द एक्सलेटेड टू द कॉमन प्लेस। क्या होता है वो आपको ऑप्शंस में बताना है। तो इसका सही है होता है अनइंटेंशनल इंडिकस ऑफ डिसेंट फ्रॉम एक्सलेटेड टू द कॉमन पीपल्स, यानी बाथोस का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी अनटिनेशंस इंडिकस डिसेंट फ्रॉम। तो ये ऑप्शन हमारा सही, ऑप्शन बी इज राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 22 यहाँ भी है। ओहो वाह, चलिए चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विच इज़ करेक्ट सेंटेंस, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है वो आपको बताना है। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस वो है हमारा करेक्ट है। 23 क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शंस आपको बताने हैं। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। यू हैव 20 रुपीज़, यू हैव 20 रुपीज़। देखिए आप यहाँ पे गलत हो गया, 20 रुपीज़ नहीं 20 रुपीज़, 20 रुपी, यू हैव 20 रुपी ये होना चाहिए। आई हैव 2 10 रुपीज़ नोट्स, आई हैव 2 10 रुपीज़ नोट, 10 देखिए आई हैव 2 हो गया और 10 रुपीज़ नोट्स नहीं होता है कभी, क्या होता है नोट होता है, NOTE नोट होता है, नोट होता है, नोट्स नहीं होता है, ठीक है। इंडिया कैन नॉट, इनकरेक्ट, सॉरी भाई माइंड कंफर्म नहीं हो रहा, माइंड थोड़ा मिस्टेक हुआ। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। यू हैव 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ सही है। यू हैव 2 10 रुपीज़ नोट्स ये भी सही है। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट 2 नेशंस, 2 नेशंस, नेशंस में कभी एस नहीं लगता, नेशन में कभी एस नहीं लगता है। सॉरी थोड़ा गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। ओके, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशन थ्योरी, 2 नेशन के थ्योरी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। मैन काइंड इज डिमेंटेड, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा था, NC ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी सब सेंटेंस सही है। यही कहते हैं, इसी को कहते हैं कि कंसंट्रेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, कि अगर कंसंट्रेशन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। दे poured वाटर ऑन अस, दे poured वाटर ऑन अस, वी वर poured वाटर, वी हैड बीन poured वाटर ऑन, वाटर हैड बीन poured ऑन अस, या फिर वाटर was poured on us। क्वेश्चन नंबर 24 यानी डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, जो हमारा वाटर was poured on us। भाई हमारा करेक्ट ही देखना है, बेसिस करेक्ट सेंटेंस ही इनकरेक्ट सेंटेंस देखना है, ठीक है। वी वर poured वाटर होगा, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में देख लेते हैं। दे आर अपेयरिंग द पेपर नाउ। तो ये आपको बताना है इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन कौन सा सही है। द पेपर आर बीइंग्स अपेयर्ड नाउ, द पेपर वॉज बीइंग्स अपेयर्ड नाउ, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर अगर आप सही कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन तक ही देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट, तो कौन सा इसमें करेक्ट है वो आपको बताना है। देखिए योर सिंसियरली है, योर सिंसियरली है, योर सिंसियरली है, या फिर योर
सिंसियरली अपोस्ट्रोफी। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन है, एलटी ग्रेड में आया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होता है कि योर सिंसियरली यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, बाकी सब गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ इज नॉट फॉलो हिज ऑन थ्योरी ऑफ पोएट्री। किसने इसको क्रिटिसाइज किया है कि ऑन थ्योरी ऑफ पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लें तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आप कर रहे हैं, अगर आप टी.एस. इलियट को मार रहे हैं, टी.एस. इलियट के ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही है, गुड है, वेरी गुड, परफेक्ट हैं आप। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है वी आर नॉट फ्री अगेंस्ट वी आर नॉट फ्री एजेंट बी पार्ट ऑफ अ मशीन आवर ओनली बिजनेस टू see the companies earn as much profit as it safely can. Who is spoken, ये किसने कहा। क्वेश्चन नंबर 28 में ये जो लाइन है वो किसने कही है। मैन किल इन बॉर्न किल इन स्टाइफ है, रॉबर्ट इन स्टाइफ है, हार्नेस इन स्टाइफ है, फोल्डर इन जस्टिस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर कौन सा चूज कर रहे हैं आप, ए बी सी डी से एक आपको चूज करना है। अगर ए के साथ जा रहे हैं ऑप्शन यानी ए आप चूज कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। चलिए इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देख लेना है लिरिकल बैलेड अपेयर बाज। तो लिरिकल बैलेड था, इसमें क्या अपेयर था, यानी कौन से ऑप्शन सही है। तो 4 पोएम बाय कॉलेज, यानी 4 तो पोएम कॉलेज की थी और 19 जो पोएम थी वो हमारी वर्ड्सवर्थ की थी। टोटल जो है 23 पोएम थी। और इसमें और एक आपको बता दें कि इसकी फर्स्ट और लास्ट पोएम जरूर आपको ध्यान में रखनी है, वो कौन सी है, हो सकता है कि वो एग्जाम में पूछ ली जाए। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हु कॉल्ड मिल्टन्स एज अ पोएट बिलोंगिंग टू द डेवल्स पार्टी। तो डेवल्स पार्टी ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये विलियम ब्लैक का है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए आज के क्वेश्चन की सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं कल अलग डिटेल्ड क्वेश्चन के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।